नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑर्गेनिक खेती को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर हमारे साथ किसान मित्र के सीईओ, जो कि वर्मी कंपोस्टिंग पे काफ़ी रिसर्च के बाद फार्मर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आज उनसे बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में जो अलग अलग मिथ फार्मर के साथ बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर उनकी क्या राय है। आइए चलते से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जैसे कि आप इंदौर से आज बिहार के अंदर यहाँ पर आए, आपने काफ़ी फार्मर्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, तो क्या लगता है कि फार्मर्स अभी भी ऑर्गेनिक को लेकर असमझ में है, मतलब कि उनके मन में सवाल रहते हैं, क्योंकि पहले भी ऑर्गेनिक तरीके से लोग खेती करते थे, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक जरिया है परंपरा को वापस पुनः जागृत करने का, है ना। एक ट्रेडिशन आया है मार्केट में कि ऑर्गेनिक को हम कहीं ना कहीं इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में कि ये कोई सी नई चीज़ है। जैविक खेती कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुरानी परंपरा है जो भूल चुके हैं, और हम इसको एक नए तरीके से मार्केट में ला रहे हैं कि किसान उसको कितनी जल्दी अपना सकें। और अपनाने के बाद पहले जैसी कंडीशन में जैसे खेती करते थे कि 16वीं और 17वीं शताब्दी की जब अपन बात करते हैं, तो उस समय भारत और चीन का पूरा उत्पादन जो रहता था वो विश्व के कुल उत्पादन का दूसरा नंबर रहता था। और उस समय ना किसी प्रकार की सुविधाएं थी, ना खाद था, ना ट्रैक्टर था, कुछ भी नहीं था, पर उस समय भी उत्पादन इतना था भारत का। तो कहीं ना कहीं बीच में हमारी जो परंपरा है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है ना। छेड़छाड़ का कारण बहुत सारी चीज़ें बनती है। हम यूँ नहीं कहते हैं कि वो वैज्ञानिक तौर पे छेड़छाड़ हुई है ना, कुछ सामाजिक तौर पे भी छेड़छाड़ें हुई है ना। तो उन सभी चीज़ों का बदलाव कहीं ना कहीं इस जैविक खेती की जिस तरीके से हम नई परंपरा को जागृत कर रहे हैं, एक सर्विस का नाम देके कि हम किसानों के यहाँ जाएंगे और उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग को और आधुनिकता को दोनों को प्लस करके और किसानों तक ऐसी सेवा पहुंचाना है जिससे वो पूरा पहले से जैसे जैविक खेती कर सके। सर, जैसे कि आपने अभी बताया वर्मी जैविक खेती के बारे में, सर भारत ऑर्गेनिक पहले से बिहार के अंदर काम कर रहे हैं। हम अलग अलग टाइप के फार्मर से मिलते हैं, फार्मर्स को हम समझाते भी हैं। तो फार्मर्स के मन में सबसे पहला सवाल ये रहता है, सर हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये बोला जाता है कि अगर आप पहली बार ऑर्गेनिक में आते हैं तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो 50% पे आ जाती है। ऐसा कहीं से कहाँ तक प्रमाणित नहीं है कि आप जैसे जैविक खेती करते हैं तो आपका उत्पादन 50% हो जाता है ना। और बात रही उत्पादन की और आय की, है ना, एग्रीकल्चर का सीधा सिद्धांत है कि आपने कितना लगाया और कितना मिला और कितने दिन में मिला, है ना। ये सिद्धांत ही रहता है। अगर आप केमिकल की खेती करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, तो आप खपत भी ज़्यादा करते हैं। जो काम आपका फ्री में होता है उसमें आप जब मार्केट से 1000 रुपये की चीज़ ला के खेतों में डालते हैं। अब उसको डालने के बाद वो जितनी चीज़ें आप इनपुट्स उसमें डालते हैं, जितनी खपत उसमें डालते हैं, वो आपकी फसल के साथ जुड़ता चला जाता है। अब जुड़ने के बाद जब आप 3 महीने 4 महीने पूरे सीजन के बाद उसको जब मंडियों में ले जाते हैं और उस समय बेचते हैं, तो आप कभी ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि हमने 4 महीने में इसको उगाने में कितना पैसा लगाया है। हम उसको देखते हैं कि उगा ज़्यादा है, पर वो ज़्यादा उगा है तो ज़्यादा पैसा भी लगा है। अगर आप जैविक खेती करते हैं, आपके यहीं के उत्पाद है, गाय का गोबर है, गोमूत्र है, इनके उत्पादों से कहीं ना कहीं आप जहाँ 100 रुपये लग रहे थे वहाँ पर 60 रुपये में अगर काम होता है तो आपके 40 रुपये बच रहे हैं। और उसको करने में अगर 1 ट्राली या 2-4 क्विंटल उत्पादन कम भी आता है तो खपत भी तो कम लगी है। तो अभी तक क्या हुआ कि जो अभी का जो मार्केट है, जो रासायनों का मार्केट है या कहीं भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सी भी एक्टिविटी का मार्केट है, तो किसान को केवल जादू दिखाने में समय बर्बाद किया जाता है। आप ये खिला दीजिए भैंस को, आपका दूध 10 लीटर हो जाएगा, है? और 10 लीटर करने के लिए उसको खिलाना कितना महंगा पड़ रहा है। और यहीं पे अगर वो यहाँ का जो चारा है, उसका जो गुड़ है, इनका जो लड्डू बना के अगर आप घर पे खिला रहे हो, बेसन का लड्डू, गुड़ का लड्डू, तो उसका उत्पादन यूँ भी बढ़ सकता है। सर, ऑर्गेनिक को लेकर अलग अलग सरकारें, हर स्टेट की सरकारें कई नई पॉलिसी लेकर आती हैं ताकि किसान तक भी सारी पॉलिसी पहुँचे। जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग है, प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, जीरो बजट फार्मिंग है। सो फार्मर्स उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, या कि फार्मर्स को भी सारी बेसिक सुविधाएं जो कि सरकार प्राकृतिक खेती ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है वो पहुंच नहीं पा रही। क्योंकि देखिए गाय भैंस हर किसान कर रहा है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर की आवश्यकता होती है। वो अपना गोबर एक जगह स्टोर करता, 1 से 2-1.5 साल सड़ाता, फिर अपने खेत में डालता है। जो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस है, वर्मी कंपोस्ट में आप अपने ही गाय भैंस के मल के द्वारा कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, जिससे आप एक बिजनेस आइडिया जो आप बता रहे हैं
इसको आप अपने खेत में तो यूज़ कर ही सकते हैं, आगे मार्केट भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में सबसे पहले सवाल ये आता है कि मैं बना तो लूँगा, मैं मार्केट कहाँ करूँगा। तो मार्केट का इसीलिए हमने सेवा शुरू करी है ना। बिहार में हम भारत ऑर्गेनिक्स के बॉडी के तौर पे सेवा का संचालन किसानों के बीच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में किसान मित्र एग्रो साइंस की कर रहे हैं। और एक लार्ज लेवल पे आज भारत के किसानों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा गोबर किसी काम का नहीं है, पर विदेश के किसानों को पता है कि भारत का गोबर बहुत काम का है। तो एक एक्सपोर्ट लेवल तक का मार्केट हम इस चीज़ के लिए डेवलप करते हैं। हमारी चीज़ जितना एक्सपोर्ट हो सकती है, आज अपने अगर बात भी करें कि गाय के गोबर का मार्केट विदेश के मार्केट में करोड़ का है ना। अगर इस बजट को लेते हैं तो किसी भी प्रदेश का बजट है इतना अपने भारत में। वर्मी कंपोस्ट है क्या? वर्मी कंपोस्ट ओनली वेजिटेबल या फिर ऑर्चर्ड के लिए बना है क्या? हम हर प्रकार की खेती में नहीं, वर्मी कंपोस्ट कैसे कहा तक खाद नहीं माना जा सकता। वर्मी कंपोस्ट एक तरीके से एक ऐसी मिट्टी है जो दूसरी मिट्टी को सही करने का काम करती है। इसका एक सहजीवी तरीका है। जैसे एक कीट को मारने के लिए दूसरे कीट का इस्तेमाल किया जाता है, वो जैविक खेती के अंदर आता है। ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट से जो खाद बनता है वो खाद नहीं, एक तरीके से कुंवारी मृदा है। ये कुंवारी मृदा जिसके साथ संबंध बनाएगी उसके साथ विवाह वाला रिश्ता इसके साथ चलता है, और ये जमीन को उतना ही सक्षम कर देती है जितना आज से 100 साल 50 साल पहले जो जंगलों की जमीन होती थी, जहाँ पे बिना खाद से बिना रसायनों से पेड़ उगते थे, और पेड़ की जो उम्र रहती थी वो भी 100-100 200 साल रहती थी, और हाइट भी उनकी 50-50 60-60 फीट रहती थी। अब वहाँ तो कोई सा PGR नहीं लगा, वहाँ तो कोई केमिकल नहीं लगा, वहाँ भी तो कीट लगता होगा, वो तो जंगल है, वहाँ तो कोई ध्यान देने वाला ही व्यक्ति नहीं है। पर जब भी तो वहाँ सब कुछ होता है। आज एक गांव में किसान खुद का उगाता है और जंगल में कोई ध्यान नहीं देता, जब भी उगता है तो वही जैविक खेती है। जैसे कि सर हर साल फार्मर्स, मान लीजिए कोई फार्मर्स वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहता है, बताते कि 10 बेड से कर सकते हैं, 15 बेड से कर सकते हैं, उसका इतना बजट नहीं, क्या वो 2 से 3 एज ए प्रैक्टिकल तौर पर 3 से 4 बेड से शुरुआत करके दिख सकता है? इसीलिए कृषि अभियांत्रिकी ने कहीं ना कहीं HDPE बैग का निर्माण किया था, है ना। ये एक त्रिपाल के ही रूप है, पर ये त्रिपाल एक नरम प्लास्टिक के तौर पर काम आता है। कहीं ना कहीं कृषि के छात्रों ने या कृषि के वैज्ञानिकों ने उस चीज़ का इवेंट करा था कि आज आप कह रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में खपत ज़्यादा आती है, असुविधाएं बहुत होती है, तो इसी चीज़ के लिए चीज़ें बनाई गई है। तो एग्रीकल्चर अभियांत्रिकी में HDPE बैग का कॉन्सेप्ट लिया है ना। इसकी डेंसिटी, इसकी बनावट, इससे मैं बनाने का खाद का तरीका कहीं ना कहीं उस खाद की प्रोसेस को सरल करता है। और जब हम जैसे लोगों के साथ जुड़ के अगर काम करते हैं तो हम गारंटी के साथ उन्हें कहते हैं कि हमसे अगर बेड लगवाते हैं तो हम उनको खाद भी बनवाएंगे, उसको बिकवाएंगे भी सही, उसका उपयोग कैसे करना है ये भी बताएंगे। तो ये मतलब जो आपने बायबैक की करा, ये बिहार के अंदर मतलब जो छोटे किसान है जो इस चीज़ में शंका रहती है कि मैं कहाँ बेचूंगा, तो उनके लिए तो बेहतरीन पॉलिसी है। बेहतरीन होता है क्या, किसी भी उत्पादन में सबको चाहिए। आज आप 1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट किसी किसान को बेला फुसला के या किसी भी तरीके से आप बेच देते हैं मार्केटिंग के तरीके से, तो वो आपसे दूसरी बार 1 क्विंटल का 10 क्विंटल मांगेगा। अगर ऐसे 10 से 20 किसान भी आपस में 10-10 क्विंटल खाद जिस दिन आपसे मांगने लगते हैं तो आपका मार्केट आपके पास ही रहता है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि लोगों ने बड़े बड़े वीडियो बना दिए हैं, खुले में आप खाद बनाइए और लाखों कमाइए। तो लाखों नहीं कमाना, लाखों की बचत किसान को खुद को अपने खेत पे करना है। अगर बचत कर रहे हो तो वो भी कमी है, आपने आपका खर्चा कहीं ना कहीं कम किया है तो वो आपकी कमी है। इस तरीके से आप लाखों कमा सकते हैं। नहीं तो 1000 की फसल में 1600 के जब आप 1000 करने निकलते हैं तो और बाद में पता लगा कि आंकड़ा शून्य है, तो वहाँ जाके किसान कहता है कि सरकार भाव नहीं दे रही है, कि धान का भाव नहीं आया है, गेहूँ का भाव नहीं आया। अरे भाव क्या आएगा, उस भाव को जितना उन्होंने दिया उससे ज़्यादा तो आपने खपत कर दी है। तो उन चीज़ों पर ध्यान रख के होता क्या, गवर्नमेंट इन चीज़ों को संचालित करती है, पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, NGO की तरफ से, समितियों की तरफ से, ट्रस्टों की तरफ से ये चीज़ें वेलफेयर में की जाती है, भले के भाव में। धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय निकाल कर इस चीज़ के ऊपर बताया। तो दोस्तों हमारे साथ थे अभी किसान मित्र एग्रो साइंस के CEO सुमित जी, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, साथ ही वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बेहतरीन जानकारी दी, जिन्होंने बताया कि आप कैसे किसान की लागत को कम कर सकते हैं। जो कि काऊ डंग होता है उसी से आप अपने खेत में मैन्योर यानी कि खाद बनाकर तैयार करके अपने खेत में डाल सकते हो। आपकी लागत कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं जीरो बजट फार्मिंग। इसको आप आगे मार्केट भी कर सकते हैं, जैसे कि भारत ऑर्गेनिक पूरे बिहार के अंदर किसान मित्र एग्रो साइंस के साथ मिलकर काम कर रही है। तो अलग अलग टाइप के फार्मर्स हमसे जुड़ रहे हैं, जिनको हम अलग अलग प्रकार से गाइड कर रहे हैं कैसे आप अपने खेत में डालने वाले रसायन को अवॉइड कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट से आप कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
तो ऐसे ही हम आगे किसी और जर्नी पर बात करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।